Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। शायद अभी उनसे हमारा संपर्क पुनीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुनू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। RBI maintains key policy rates unchanged in its bi-monthly policy review. Domestic stocks gain more than 0.5%. Sensex closes above 59,400. Nifty surges above 17,750 level. And Rupee appreciates to 75 rupees and 91 paise against the US dollar. आरबीआई ने अपनी द्विमासीय मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। घरेलू शेयर बाजार 0.5% की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 59,400 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी भी तेजी दर्ज करता हुआ 17,750 के स्तर को पार कर गया और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 75 रुपये 91 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। In our top story, the Reserve Bank of India in its monetary policy review has kept the repo rate unchanged at 4% and the reverse repo rate at 3.35%. Announcing the monetary policy, RBI Governor Shaktikanta Das today said the Monetary Policy Committee voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged, assessing the macroeconomic situation and the outlook. The marginal standing facility MSF rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. Referring to the ongoing Russia-Ukraine war preceded by the COVID pandemic, the governor said the geopolitical tensions have exacerbated at a time when the global economy was grappling with a sharp rise in inflation and consequent monetary policy normalization in major advanced economies. World trade and output and external demand are likely to be weaker than envisaged 2 months ago. He observed that overall, the external developments during the past 2 months have led to the materialization of downside risks to the domestic growth outlook and upside risks to inflation projections presented in the February MPC resolution. He said inflation is now projected to be higher and growth lower than the assessment in February. Economic activity, although recovering, is barely above its pre-pandemic level. Against this backdrop, the MPC decided to retain the repo rate at 4%, he added. श्री दास ने कहा कि आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उदार रुख अपनाए रखने का फैसला लिया है, लेकिन साथ ही आगे चलकर मुद्रास्फीति की दर निर्धारित रेंज में लक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर इस उदार रुख को वापस लेने की संभावना पर भी उनका पूरा ध्यान है। श्री दास ने कहा कि हालांकि मौजूदा सैन्य संघर्ष में लिप्त देशों से भारत का प्रत्यक्ष व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इस स्थिति से कमोडिटी की कीमतें बढ़ने और वैश्विक प्रभाव का असर आने से भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा विकसित देशों में मौद्रिक नीति कड़ी होने से वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल, कुछ प्रमुख देशों में कोविड-19 संक्रमण फिर फैलने से सप्लाई चेन में बाधा बढ़ने और महत्वपूर्ण इनपुट्स की कमी लंबे समय तक चलने जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर अब 7.2% आंकी गई है। इस अनुमान में भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत वर्ष 2022-23 में $100 प्रति बैरल आंकी गई है। पुनीत जी, आज बहुप्रतीक्षित पॉलिसी आ गई आरबीआई की और सर्वसम्मति से जो समिति है उन्होंने फैसला लिया है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जो उनका वो है रुख वो भी उन्होंने लचीला रखा है, अकोमोडेटिव रखा है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए? देखिए सोनू, इसको हम 2 लेवल्स पे देख सकते हैं। एक तो ये कि आरबीआई ने की डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है।
तो ये बात साफ है कि आरबीआई ने ये अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करते हुए कहा कि वो ग्रोथ को ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को महत्ता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन साथ में वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी पहले अल्ट्रा अकोमोडेटिव थी, यानी वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए तैयार थे, उसको थोड़ा कम किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा अकोमोडेटिव स्टांस होगा और आने वाले समय में यदि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो वो उसमें और लिक्विडिटी में और कमी ला सकते हैं, उसको और टाइट कर सकते हैं। तो काफी फ्लेक्सिबल एक पॉलिसी अभी भी स्टांस आरबीआई ने रखा है। वो दोनों ही सिचुएशंस के लिए एक तरह से वो तैयार कर रहे हैं जहां पर वो इन्फ्लेशन से भी लड़ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो मुझे लगता है काफी बैलेंस्ड पॉलिसी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, उन्होंने डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट रेट को बढ़ोतरी करी है। एक नई फैसिलिटी एक बैंक्स के लिए, जैसे रिवर्स रेपो रेट की तरह की एक फैसिलिटी, एक स्पेशल डिपॉजिट फैसिलिटी उन्होंने शुरुआत करी है, जिसमें कि करीब 40 बेसिस पॉइंट्स 0.4% जो इंटरेस्ट रेट है वो वहां पर उन्होंने थोड़ा ज्यादा दिया है। और उस वजह से हमने देखा कि आज जो बॉन्ड यील्ड थी वो थोड़ी बढ़ी, आज 7% से ऊपर चली गई। तो कुछ हद तक उन्होंने टाइटनिंग भी करी है, लेकिन अभी जैसे आपने कहा आरबीआई एक फ्लेक्सिबल ओपन माइंड लेके चल रहा है एंड दे आर रेडी फॉर बोथ सिनेरियोज ऑफ फाइटिंग इन्फ्लेशन एज वेल एज सपोर्टिंग ग्रोथ। Puneet, you mentioned about liquidity, and in the speech made by the governor and the deputy governor, they have also mentioned about the importance of liquidity in order to justify what the MPC has voted. So what do you mean by the Standing Deposit Facility, SDF, where it has a 3.75% interest rate? And what is the LAF corridor? All of this is tied to liquidity. Okay, so let me first address the SDF, the Standing Deposit Facility. It is something similar to the reverse repo rate. However, when we come to the reverse repo rate, Reserve Bank of India, it's a collateralized window that whenever banks deposit the money, they need to be given securities. But in SDF, the RBI does not have to give collateral securities as collateral. So it is like you can say reverse repo. And if you really ask me, I will say they have raised the reverse repo rate by 40 basis points in this policy. The liquidity, the corridor that we talk about, is basically the difference between the repo rate and the reverse repo rate. Earlier, repo rate, or even at present, the repo rate is 4% and reverse repo was 3.35. So the corridor was 0.65 basis points. That has now been reduced to 0.25 basis points with the SDF. So, of course, Reserve Bank of India, the message is that, look, we want interest rates to remain firm. We don't want extra liquidity in the system. They are willing to take extra liquidity off the hands of banks. And that incentive for banks to put money with RBI, that has been raised a little bit to drain liquidity. Right now, we have about 8 lakh crores of excess liquidity in the system. I think Reserve Bank of India wants to reduce that a little bit going forward. So, आपको लगता है कि जो उन्होंने 7.8 से 7.2% जीडीपी ग्रोथ का जो अपना अनुमान है उसको कम किया है, जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है कोविड के जारी रहने से या यूक्रेन और रशिया के संघर्ष की वजह से जो सप्लाई चेन शॉर्टेजेस हुई हैं, जो वॉलेटिलिटी आई है कमोडिटी मार्केट्स में, उस सब को देखते हुए आपको लगता है कि ये एक सही फैसला है ताकि जो जीडीपी ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको टेम्पर करना अभी बाकी एजेंसीज ने भी किया है। सो इसको आप कैसे देखते हैं? सुनो, देखिए, रियलिस्टिक एस्टिमेट है और ये बहुत जरूरी होता है कि हम एस्टिमेट जो है वो रियलिस्टिक हो, क्योंकि जितने भी फोरकास्टिंग है, जो आपकी टैक्स कलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, हमारा बजट डेफिसिट है, ये सब चीजें इस जीडीपी की फोरकास्ट पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रियलिस्टिक रोड मैप देता है कि भाई जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी और उसके आधार पर हम अपना अनुमान लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि 7.2% एक रियलिस्टिक एस्टिमेट है और यदि अगर दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आप देखेंगे कि ये वो भी अभी बहुत अच्छा है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ इस वर्ष हम 3 to 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो भी काफी रोजी पिक्चर मानते हैं, उससे भी कम आ सकती है। तो आप इसको यदि आप कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद कि काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, हम देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो अभी भी काफी रोबस्ट है। हम जानते हैं कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए हैं और सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया
27 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है इस वर्ष 21-22 में, जो 5 लाख करोड़ से मतलब आप कह सकते हैं इट इज इन एक्सेस ऑफ 5 लाख करोड़ ऑफ बजट एस्टिमेट। जो बजट एस्टिमेट था लास्ट ईयर उससे 5 लाख करोड़ ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, और जो टैक्स टू जीडीपी है वो भी 12% के आसपास हो गया। तो ये सब आंकड़े हमें बेसिकली बता रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो काफी रोबस्ट है, काफी स्ट्रांग है। और आपको लगता है कि जो आपने रियलिज्म की बात कही, जो एज्यूम किया गया है कि क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट $100 पर बैरल रहेगी मौजूदा वित्त वर्ष में, ये भी एक बहुत बोल्ड स्टेप है। $75 से अब सीधे $100, तो जो भी एक्चुअल स्थिति है उसको एक्सेप्ट करते हुए रियलिस्टिक फोरकास्टिंग की जा रही है। हाँ बिल्कुल सोनू, देखिए ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत जरूरी है। यदि हम एक गलत या हम ऐसा एक एटीट्यूड लें कि भाई रोजी पिक्चर दिखाने के लिए हम रियल चैलेंजेस को फेस ना करें, तो आगे जाके उसका नुकसान होता है। तो मुझे लगता है आरबीआई इज टेकिंग वेरी प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द सिचुएशन इन द मार्केट, और हम उसके लिए तैयार हो वो बेहतर है, इसके बजाय कि हम उस सिनेरियो से भागें और उसको फेस ना करें। Puneet, even though the accommodative stance is something that the RBI governor and deputy governor have used to explain the MPC vote, and they've also spoken about the growth of GDP, which would fall by 60 basis points. What does this mean for the common man when they are seeking loans from their nationalized banks? Because these banks also borrowing, which is at the repo rate from the central bank, for unsecured loans. For secured loans, we know that the rate has come down. The government is trying to ensure that home loans and other such asset-creating loans are provided to the average citizen. What about the unsecured loans where there is a huge net interest income to the provider? So Arjun, there are, like you said, there are different types of loans that one takes from banks, and the more important, I think, from retail point of view, is the retail loans that people take, home loans, car loans. Those are for buying white goods. These are the kind of loans which affect us on a day-to-day basis. Interestingly, RBI, while announcing the policy, and they know that it will push up interest rates, because today itself, like I said, the bond yields have gone up to 7%. So they knew that the interest rates will go higher, and people might feel the pinch because of higher rates. Therefore, they have extended a certain benefit for home loans, which will bring down the home loans again. So I think while we will see a general uptick in loans for businesses and for corporate purposes, I think RBI is quite mindful of the fact that the retail loans and the interest rates on them should not go much higher, and they will come out with specific steps to keep that interest rate in check. What about unsecured loans? See, unsecured loan is a very different kind of I would say, kettle of fish, because there the interest rates are very high. They're not 10-11%. Usually the interest rates are 24% plus. And the element of risk is much higher. That is kind of unregulated area of interest rates. My own sense is that we will see, as it is, those rates are very high, we might see a marginal uptick in those rates also. और जो ग्रोथ के ऊपर उनका जोर है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वी ऑल नो कि ऑलरेडी अभी पूरी तरह से पिकअप नहीं हुई है, सो आपको लगता है कि ये सब देखते हुए शायद रेट हाइक इस वर्ष ना आए, क्या आपका अनुमान है? नहीं सोनू, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष रेट हाइक जरूर देखेंगे, और मेरा अनुमान है कि जो अगली पॉलिसी है वो जून के महीने में आएगी, वहां पर भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। शायद अकोमोडेटिव स्टांस को थोड़ा और डाइल्यूट करेंगे वो, यानी न्यूट्रल स्टांस पर आएंगे वो। और जो अगस्त की पॉलिसी आएगी, मेरी अंदाजा है कि अगस्त पॉलिसी में हम 25 बेसिस पॉइंट हाइक देखेंगे, और शायद उसके बाद एक इंटरेस्ट रेट हाइक और देखेंगे हम इस वर्ष, यानी 50 बेसिस पॉइंट हाइक आ सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम अमेरिका की तरफ देखें, जहां पर काफी ज्यादा इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी है काफी अग्रेसिव है, वहां हमें ऐसा लगता है कि 1.5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा। तो यदि मैं अमेरिका से कंपेयर करता हूं तो लगता है कि भारत में तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगे, शायद 2 या 3 हाइक हम देखेंगे, मे बी 50 पॉइंट्स और टू 75 बेसिस पॉइंट्स, बट इन अदर लार्ज इकोनॉमीज इट इज गोइंग टू बी 150 बेसिस पॉइंट्स प्लस एंड मे बी इवन 200 बेसिस पॉइंट्स। तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम से कम रहे, ये भी एक रीजन है कि आरबीआई को शायद कुछ रेट हाइक्स करनी पड़ेंगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए यदि इंटरेस्ट रेट हमारा कम रहता है और बाहर बढ़ता है तो उससे रुपए पे ज्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि इनवर्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो बाहर अगर अट्रैक्टिव रेट्स मिलेंगे तो पैसा बाहर ज्यादा जाएगा। तो ये भी एक रिजर्व बैंक को ध्यान रखना पड़ता है कि वो ऐसा न करे कि भारत में इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हो जाए, बाहर ज्यादा हो, तो रुपया जो है उसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि आउटफ्लो हो सकता है। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैं कहूंगा ये एक मॉनेटरी पॉलिसी के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये जरूर आरबीआई को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि बाहर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो हमें मजबूरन शायद इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और एक और मैं बताना चाहूंगा आपको कि यदि हम आसपास देखें, अब रशिया ने जब वॉर शुरू हुई तो सीधा उन्होंने 8% से अपना इंटरेस्ट रेट 20% कर दिया। पाकिस्तान ने अभी 3-4 दिन पहले वहां पर 10% से 12.5% इंटरेस्ट रेट कर दिया। तो आप ये देखिए तो आसपास के जो देश हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रेशर में है और उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं टू फाइट इकोनॉमिक स्लो डाउन। Puneet, your monetary policy reviews held 4 times per year according to the RBI Act. With a calibrated increase in the repo rate, what is the likely impact on the rupee to other international currencies? So, Arjun, see, standalone, one would say that if you raise rates, then the rupee becomes stronger. But it is a relative exercise. Like I said earlier, if you find interest rates rise much faster in, let's say, US, then you will find that the rupee will decline vis-a-vis the US dollar. If you look at the dollar index at present, it is already touching almost 100. And this used to be about 90, 92 only a few months back. So clearly the expectation that interest rates will be hiked in USA has pushed up the dollar index to about 100. And consequently, we have seen the rupee fall a little bit. In fact, many other emerging market currencies have really fallen very sharply. Indian rupee has done very well relatively to other currencies. But yes, if interest rates are hiked outside India very rapidly, then rupee will see a sudden fall. We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. In more news, while announcing the monetary policy today, the Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das said the RBI has proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the Unified Payments Interface UPI. The RBI governor said the absence of the need for a card to initiate cash withdrawal transactions would help in containing fraud like card skimming, card cloning, etc. However, Governor Shaktikanta Das clarified credit and debit cards will be continued. Under the cardless cash withdrawal facility, individuals can withdraw cash without using any debit card at the automated teller machines ATMs. The cardless withdrawal request can be initiated for a minimum of 100 rupees per transaction and up to a maximum of 10,000 rupees per day or 25,000 rupees per month for a beneficiary, while the limits are subject to change as per regulatory guidelines. Very briefly, how do you find this particular reform beneficial to the public where they can have a cardless withdrawal facility? Arjun, it is very important because people usually in the cities are not able to appreciate the importance of this. Imagine people in villages where it is very difficult for them to maintain cards. Or maybe there is one beneficiary of the family in the city, another beneficiary in the village. The wife may be there of a worker, and they want to withdraw money from ATM. Usually they are not able to do it because there is only one debit card among them and they are not able to keep it also. So I think this is very good for people at that level of withdrawals who want to withdraw 10,000, 20,000 rupees a month. And I think it is really targeted at that level of people.
आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गैर परिचालित खदानों को बिना कारण बताए और बिना किसी दंड के वापस लौटाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों को वन टाइम विंडो उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कई कोयला खदानों की नीलामी मौजूदा नीति के अनुरूप की जा सकेगी। खदान लौटाने की नीति को मंजूरी के प्रकाशन की तारीख से कंपनियों को इसके लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। 2014 में उच्चतम न्यायालय के कोयला खंडों को रद्द करने के आदेश के बाद सरकार ने रद्द किए गए कई कोयला खंडों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के उपक्रमों को आवंटित किया था ताकि बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में रुकावट न आए। सरकारी कंपनियों को आवंटित 73 कोयला खदानों में से 45 का परिचालन पिछले वर्ष दिसंबर तक नहीं किया जा रहा है। 19 कोयला खदानों के मामले में इन्हें परिचालित करने की निर्धारित तिथि समाप्त हो चुकी है। क्या कहेंगे आप, अभी जो स्थिति है कि कमोडिटी प्राइसेस इतनी हाई है पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग कोल, ऐसे में ये जो कोयला के खदान है जो माइनिंग जिनमें हुई ही नहीं, ऑपरेशन शुरू नहीं हुए, उनको वापस करने की एक जो विंडो है वो देना और ताकि उनके फिर से ऑक्शन हो सके, ये कोल ब्लॉक और कोल सेक्टर के रैशनलाइजेशन का कितना बड़ा स्टेप आपको दिखता है? अगेन सुनो, मैं कहूंगा बहुत बड़ी एक चीज है और नॉर्मल हम लोग इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो आम जनता को उसका अंदाजा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, जो एक्सप्लॉइट ही नहीं हो रहा है और उससे हमको जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ वेरी ओल्ड रेगुलेशंस एंड लॉज वो एक बिल्कुल बंद पड़ा है वो सेक्टर। तो मुझे लगता है ये उस दिशा में कदम है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इससे फायदा होगा बिजली क्षेत्र को, शायद बिजली के जो रेट्स है वो भी रैशनलाइज हो पाए, नीचे आ पाए। देखिए, कोयला और एनर्जी सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ में और हम देख ही रहे हैं कि अभी जो चैलेंज आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, इन्फ्लेशन का चैलेंज कह लीजिए आप या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का, उसमें एनर्जी सप्लाई जो है वो बहुत बड़ी एक कारक है। तो मुझे लगता है भारत को अगर एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है तो हमारे पास जो दुनिया के सबसे बड़े कोल रिजर्व हैं हमें उनको डेवलप करना पड़ेगा और उसके डेवलप किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आइए अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर, जहां से अच्छी खबर है। 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक की बढ़त में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू बाजार में भी तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स 59,400 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 17,750 के ऊपर पहुंच गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की तेजी से 412 अंक बढ़कर 59,447 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.82% की तेजी से 145 अंक बढ़कर 17,784 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां तेजी और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.93% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.99% की तेजी पर बंद हुआ। Sensex climbed 412 points, or 0.7% to finish at 59,447. Nifty also surged by 145 points, or 0.82% to settle at 17,784. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose at 0.93% and the small-cap index ended 0.99% up. In the Sensex pack, 22 companies logged gains while 8 declined. ITC gained the most as it rose around 4.4%, followed by Mahindra & Mahindra, which added 2.7%. Dr. Reddy's Laboratories climbed 2.6% and Titan surged 2.3%. On the other hand, Tech Mahindra declined 1.3%, while Maruti and NTPC both fell 1% each. HCL Tech ended 0.7% down. In sectoral indices at the BSE, 18 out of the 19 indices logged gains. Power and metal indices gained 2% each. FMCG climbed 1.9% and energy added 1.7%, while IT ended almost flat. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,245 companies gained while 1,143 fell. Shares of 121 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 75 रुपए 91 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.2% बढ़कर 99.95 पर था। क्या कहेंगे आप, स्टॉक मार्केट ने भी आरबीआई की पॉलिसी का स्वागत किया है, जो हम देख रहे हैं वहां पे रिस्पांस?
हाँ, देखिए डेफिनेटली मार्केट ने रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिवली किया, और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि भारत में क्या हो रहा है। जो मार्च का महीना था, जिसमें कि काफी उतार चढ़ाव भी था और काफी चिंताएं थी रशिया की वॉर को लेकर, उस मार्च के महीने में, जो पिछला महीना गया है, हमने 28,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो हुआ है। नेट इनफ्लो, दिस इज द रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर इनफ्लो इन बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स, और उसमें से 12,000 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है एसआईपी के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डोमेस्टिक फंड फ्लोज हैं स्टॉक मार्केट्स में, और ये मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ इक्विटी मार्केट के, ये बहुत बड़ा एक बदलाव है भारत के स्टॉक मार्केट के लिए कि डोमेस्टिक फंड जितने, या डोमेस्टिक फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा है मार्केट के अंदर। और मुझे लगता है जो मजबूती हम देख रहे हैं, हालांकि एफआईआई बहुत बड़े पैमाने पर सेलिंग कर रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर रही है भारत के बाजारों में, उसके बावजूद यहाँ मजबूती बनी हुई है, और सब मुख्य कारण मेरे हिसाब से डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है उनकी जो लिक्विडिटी है वो है। जी, और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। वैश्विक शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख लौट आया, लेकिन फिर भी 3 सप्ताह तेजी में रहने के बाद इस सप्ताह कुल गिरावट के साथ बंद होने की ओर बढ़ रहे थे। केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि की संभावना और भू राजनीतिक खतरों से निवेशकों की धारणा प्रभावित रही। सप्ताह के दौरान वैश्विक स्तर पर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम हो गई, क्योंकि अमरीकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के ब्यौरे से पता लगा कि वे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों को तेज करने पर गौर कर रहे हैं। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% बढ़ गया और जापान के निक्केई में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.2% की बढ़त आई, लेकिन सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% की गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तीव्र वृद्धि थी। लंदन का फुटसी 1.1% के उछाल पर था। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 1.4% की तेजी पर थे। Moving on to the US market, the S&P 500 ended higher yesterday with Pfizer and Tesla fueling a late session rally, while investors eyed the war in Ukraine and potentially more aggressive Federal Reserve policy. The Dow Jones Industrial Average added 0.3%, S&P 500 gained 0.4%, and the Nasdaq Composite appreciated marginally by 0.1%. Very briefly, how important is Elon Musk in driving the markets right now, especially with bulk buying into company stock? So right now, of course, he seems to be the inspiration for many tech stocks and tech investors. So we saw his impact on Twitter, which rose 27% in a day. So clearly, right now he's being seen as a thought leader in the tech sector. We have seen many such leaders in the past, but I think going forward, markets will tend to react to fundamentals rather than individual investors, no? And how they behave in the market. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today rose around 1% in intraday trade. Brent crude was trading around $101.30 per barrel, while WTI crude prices were at $97.10 per barrel. How important is the pricing of oil right now? What we don't have are the volume that is being exchanged right now. How is that relevant? So right now, after a lot of volatility, oil prices have kind of settled down to a narrow range, which is important because earlier it was very difficult for businesses to predict the kind of prices. So I think now that the market has settled down to a little bit, we will see volumes pick up and therefore some kind of predictability to the energy prices. I think the situation will cool down now after a very volatile month of March. So आपको लगता है कि $100 प्रति बैरल एक न्यू नॉर्मल होगा और जो बातें हो रही थी पहले 150 या $200 प्रति बैरल की, वो शायद वैसी ना आए प्राइसेस? सोनू, देखिए, अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व से रेगुलरली उन्होंने कहा कि हम हर रोज 1 मिलियन बैरल्स रिलीज करेंगे, और बहुत बड़ी क्वांटिटी है 1 मिलियन बैरल्स। और साथ में हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस कम हो रहे हैं, वहां से भी ऑयल आने की काफी उम्मीद है। तो आज मुझे लगता है कि जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स है मार्केट में, उसको काफी हद तक अमेरिका ने उसको सॉल्व किया है। आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य 70 रुपए कम होकर 51,825 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 75 रुपए की गिरावट से 66,690 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,939.20 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $24.80 प्रति आउंस पर थी। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मार्केट मंत्र में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. RBI maintains key policy rates unchanged in its bi-monthly policy review. Domestic stocks gain more than 0.5%. Sensex closes above 59,400. Nifty surges above 17,750 level. And Rupee appreciates to 75 rupees and 91 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.